मित्रों, सनातन कोचिंग में आपका स्वागत है। मित्रों, ये प्राचीन इतिहास का वीडियो की क्लास चल रही है। इसमें आपके पहले जो है कई वीडियो बनाए जा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति मीन्स जब मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, और मनुष्य के द्वारा सबसे पहला प्रयोग की गई धातु तांबा थी। अब ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है ये कब आई, इसकी क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से स्थल ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत पाए गए, खोजे गए, उनका उत्खनन किया गया, इस टॉपिक पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति जैसा कि ये लगभग अनुमान है कि 2000 से लेकर 1000 BC के मध्य थी। 2000 से लेकर 1000 BC के मध्य थी, यानी कि अगर सिंध सभ्यता देखी जाए तो जो सिंध सभ्यता का लगभग अनुमानित किया जाता है कि 2500 के आसपास से लेकर 1500 BC के आसपास थी। तो ये 2000 से 1000 के आसपास, मतलब ये निकलता है कि सिंध सभ्यता का जब पतन हो गया, यहाँ पर पतन से मतलब है कि उनकी जो अपना कल्चर था, जो नगरीय कल्चर था, वो समाप्त हो गया। कुछ ग्रामीण कल्चर बचा रह गया। तो उस ग्रामीण कल्चर में कुछ व्यक्तियों या कुछ लोगों ने जो अपना ग्रामीण क्षेत्र के थे, वो तांबे का प्रयोग करने, तांबे की धातु को उनको पता चला और ये लोग तांबा का प्रयोग करने लगे। ये कौन थे? ग्रामीण लोग थे। और ये पशु चराते थे। क्यों? क्योंकि जो सिंध सभ्यता से संबंधित नगरीय संस्कृति वो समाप्त हो चुकी थी। कैसे समाप्त हुई थी, ये सिंध सभ्यता में डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अध्ययन हमको करना ताम्र पाषाणिक संस्कृति का। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति वाले कौन थे? जिन्होंने तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया। और ये लोग ग्रामीण थे, क्योंकि वो जो सिंध वाले थे नगरीय थे, लेकिन ये ग्रामीण थे। और ग्रामीण थे तो क्या था? पशुचारी, यानी पशुओं को ये चराते थे। तो आइए फिर देखते हैं। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। सबसे पहले परवर्ती सिंध सभ्यता। परवर्ती सिंध सभ्यता का मतलब सिंध सभ्यता के नष्ट होने के बाद कुछ समुदाय या कुछ जगह बस्तियां बची रह गईं। सभ्यता का नष्ट होने के मतलब कि कुछ कल्चर उनके नष्ट हो गए, कुछ उनकी तकनीक नष्ट हो गई, नगरीय सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन व्यक्ति तमाम बचे रह गए। व्यक्ति तमाम थे तो अपना वो ग्रामीण संस्कृति को अपना लिए, ग्रामीण जीवन जीने लगे। तो वहाँ पर परवर्ती सिंध सभ्यता में क्या है संस्कृति आई? झोकर झाकर संस्कृति आई। झोकर झाकर इसके अलावा तमाम संस्कृतियाँ आई। और ये कहाँ? बहावलपुर में खोजी गई, पाकिस्तान में। आजकल कहाँ है? बहावलपुर पाकिस्तान में है। गुजरात में भी कुछ लोग लाल चमकीले मृदभांडों का प्रयोग करने लगे। गंगा यमुना के दोआब में, यानी जहाँ गंगा यमुना का मीन्स ये उत्तर भारत का जो मैदान है, गैरिक मृदभांडों का प्रयोग करने लगे। गैरिक मृदभांड। और यहाँ क्या? गुजरात में लाल चमकीले जो मृदभांड में बर्तन का प्रयोग करने लगे। और ये सिंध सभ्यता के बाद झोकर झाकिर संस्कृति का उदय हुआ। ये व्यक्ति वही है, लेकिन उनकी कल्चर नष्ट हो गई। जैसे मान लीजिए कि आज बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, नगरीय सभ्यता किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाए तो कुछ व्यक्ति तो बचे ही रह जाएंगे, वो अपना फिर से ग्रामीण संस्कृति शुरू करेंगे। तो ये परवर्ती सिंध सभ्यता किस में आती? ताम्र पाषाणिक संस्कृति में ही आती है। कारण का कालक्रम इसका भी यही है। सिंध सभ्यता जब नष्ट हो गई तो ये संस्कृतियाँ आई, लोग बचे रह गए, लोगों ने फिर अपना तरक्की किया। उसके बाद ये वैदिक काल आता है। वैदिक काल में पुनः ये वैदिक काल के बाद जो है महाजनपद काल आता है, जिसमें द्वितीय नगरीकरण माना जाता है, जो बौद्ध काल कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म होता है, बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है। उसे जैन धर्म तो काफ़ी प्राचीन है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। वो जब वहाँ उस टॉपिक पर आएंगे तो कायदे से अध्ययन करेंगे। तो पहले ताम्र पाषाणिक संस्कृति में हम क्या देखते हैं? झोकर झाकर संस्कृति है। गुजरात में लाल चमकीले मृदभांडों का प्रयोग किया गया। गंगा यमुना के दोआब में गैरिक मृदभांडों का प्रयोग किया गया। अब आते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग कौन थे? ग्रामीण लोग थे, पशुचारी लोग थे। अब इनके जो स्थान है वो कहाँ कहाँ मिले हैं, उनको हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटे हैं। एक तो मिला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, बनास नदी के किनारे।
अब बनास जो है दो दो नदियाँ, एक तो पश्चिमी बनास है, एक पूर्वी बनास है। तो ये कहाँ, पूर्वी बनास वाले पर बनास दो नदियाँ, दोनों कहाँ से निकलती हैं, अरावली पर्वत से निकलते। तो बनास नदी के तट पर जो है मिले था, इसलिए हम लोग कहते हैं बनास नदी। संस्कृत कभी कभी कह देते हैं, और पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर मिली है। दूसरी हमारे मिलती है ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर, अहमदनगर में और पूना में। कौन कौन से स्थल हैं, ये अभी मैप बनाकर आपको पूरा स्थल समझाया जाएगा। दूसरा क्या, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ये नर्मदा नदी के किनारे है। तो ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी के तट पर मिले हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के अहमदनगर तथा पूना नामक जिलों में मिले हैं, और पश्चिमी मध्य प्रदेश के नर्मदा के तट पर मिले हैं। अब ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। तो आइए वो स्थलों को देख लिया जाए कि कहाँ कहाँ पर वो स्थल मिले हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर ली जाए। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब इनके घर कैसे बने होते थे, घर इनके कच्ची ईंटों के बने होते हैं। कुछ जगह जो है पत्थर के भी घर मिले हैं, पक्की ईंटों के भी घर मिले हैं। इनकी जो कहीं कहीं जो गांव है चार दीवारी युक्त होती थी। ये सारे इनके लक्षण हैं। तो आइए एक एक करके हम सब पहले जानते हैं कि वो कौन कौन से स्थल हैं। स्थलों के बारे में स्थल के बाद एक एक स्थलों का हम लोग कायदे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्थल जानने के लिए सबसे पहले एक बनाते हैं भारत का मैप। एक भारत का मैप बना लेते हैं इस टाइप का। आप भी जो है मेरे साथ बनाइए, तो मैप बनाने की एक तो आदत बन जाएगी, और कहीं भी बनाना पड़ा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैप बना देंगे तो एग्जाम में इससे बड़ा खुश होता है, उसको लगता है कि बच्चे को सब कुछ आता है, और आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नंबर तो मिल ही जाएगा। और एक्स्ट्रा नंबर एक नंबर भी बहुत होता है। ये बन गया भारत का मैप। ठीक, भारत का मैप बन गया। उससे पहले एक चीज़ और इसमें जान लेते हैं, इनके घर कैसे बने थे। घर बनाने के लिए ये लकड़ी का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ घर बनाने के लिए ये लोग जो है घर बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग। अब उस समय ईंटें की तो उतनी जानकारी नहीं थी, घर बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे। घर इनके कैसे होते थे, वर्गाकार, ये हो गई वर्गाकार हो गया, ये आयताकार, लंबाई ज़्यादा होती थी, और गोल भी होते थे। तो ये कौन सा है, वर्गाकार, वर्ग के आकार का घर ये बनाते थे। आयताकार घर बनाते थे, आयताकार बनाते थे, और गोल भी बनाते थे। जिस प्रकार से आज जो घर बनते वर्गाकार भी होता है, आयताकार भी होता है। कहीं कहीं गांव में जाइए तो झोपड़ी जो है गोल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मातृ देवी और वृषभ की पूजा के भी साक्ष्य मिले, ये लोग करते थे। मातृ देवी और वृषभ की पूजा, मातृ देवी व वृषभ की पूजा कहाँ पर होती थी। मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य जो कहाँ से मिला है, इनाम गांव से मिला है। मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, इनाम गांव। और इनाम गांव के बारे में डिटेल से भी आपको बताया जाएगा। इनाम गांव से मिला है। और वृषभ की पूजा का साक्ष्य जो है मालवा से मिला है। मालवा आप जाग्रफी में पढ़े होंगे कि पठार भी है, और उसी मालवा पठार से चंबल नदी निकलती है जो बीहड़ का सबसे ज़्यादा निर्माण करती है। तो अब ताम्रपाषाणिक संस्कृति आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, एक ग्रामीण थी, पशुचारण थी, घर बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे। घर इनके जो है वर्गाकार होते थे, गोल होते थे, आयताकार होते थे। और मातृ देवी की पूजा की साक्ष्य इनाम गांव से मिली है, और वृषभ की पूजा की साक्ष्य हमको मालवा से मिली। मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्थल हैं। तो स्थल ये देखिए, अगर हम इसका चित्र बनाएं
ये राज्यों का चित्र बनाए तो ये है आपका राजस्थान, और राजस्थान के यहाँ पर दक्षिण पूर्व की बात की गई तो आहार यहाँ पर निकला, इसको कहते हैं आहार संस्कृत। कई जो स्थान मिले हुए हैं आहार संस्कृत को कहते हैं। ये आहार इसका जो है प्रतिनिधि केंद्र है। आहार आहार एक स्थान मिला है। दूसरा क्या है? गिलिंद, गिलिंद, गिलिंद मिला है, गिलिंद है। और तीसरा स्थान मिला है बालाथल, बालाथल। ये 3 स्थान मिले हैं यहीं पर। लेकिन आहार संस्कृति इसलिए कहते हैं कि आहार इन सबका जो है प्रतिनिधित्व करता है। ये कहाँ है? राजस्थान में 3 स्थान मिले हैं राजस्थान में। अगला आइए कहाँ, अगला जो है ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बनाते हैं तो ये इसे आप समझ जाइए, बहुत ये वाला, ये मालवा वाला है। तो मालवा में मिले हैं तो मालवा इनका कहते हैं, मालवा संस्कृत भी इसको कह देते हैं। मालवा, मालवा संस्कृत। स्थल कौन कौन से हैं? स्थल मालवा संस्कृत में स्थल कौन कौन से हैं? स्थल में आएंगे तो एक है कायथा, कायथा है, जोरबे है। कौन कौन? कायथा हुआ, जोरबे हुआ, और कायथा है, जोरबे है, सॉरी जोरबे यहाँ पर नहीं है, जोरबे आएगा आपका उसमें मध्य प्रदेश में। तो कायथा है और मालवा, दो ये कायथा और मालवा। कायथा कहाँ? और कायथा में कौन कौन से स्थान है? एरण, एरण, त्रिपुरी, त्रिपुरी और उज्जैन। ये 3-4 स्थान आते हैं कायथा वाले में। और इसके बाद जो है मालवा, अपना मालवा में टोटल है ही है। तो कौन है? कायथा। कायथा आप जाने रहे कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर? कायथा। एरण त्रिपुरी भले भूल जाएं, आपको मेन क्या है? मेन आपका ये कायथा है, कायथा वाला जाने रहिए। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है जो सबसे नवीन खोजा गया है वो है ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ये ऐसे मान चलिए अहमदनगर और पूना। तो एक अहमदनगर यहाँ, पूना यहाँ, ये अहमदनगर कर लीजिए, अहमदनगर, अहमदनगर, और ये वाला ये पूना इसे कर लीजिए, इधर पूना लिख लीजिए क्योंकि इसमें स्थल लिखने रहेंगे। तो अहमदनगर में कौन कौन आता है? इसमें जोरबे आता है, जोरबे, दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद का जो है उल्लेख सिंध सभ्यता में भी है। नेवासा, नेवासा, नेवासा। इसके बाद पुणे में आता है इनाम गांव, इनाम गांव। ये सब महाराष्ट्र में है। पुणे, अहमदाबाद भले आप भूल जाएं, लेकिन जोरबे, दैमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, चंदौली, एक चंदौली यूपी में भी है लेकिन ये चंदौली महाराष्ट्र वाली है। चंदौली, सोनगांव, सोनगांव और नासिक। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से प्लेस हैं? अब अहमदाबाद और पूना भले भूल जाइए, जोरबे, दैमाबाद, नेवासा, सोनगांव, नासिक, इनाम गांव और चंदौली, ये इतने प्लेस हैं। अब आइए एक एक प्लेस का हम लोग अध्ययन करें, कहाँ पर क्या मिला था और कहाँ की क्या खासियत थी। और अहमदाबाद के बारे में ये जाने रहिए कि ये सबसे नवीन है, सबसे नवीन, सबसे नवीन मतलब नए हैं। और ये 1400 से 700, तो
1400 से 700 BC, तो सबसे नवीन हुए। सबसे नवीन पूछा जाए तो यही है हम, ये महाराष्ट्र वाले। अब आइए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद एक एक का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब सबसे पहले चलिए इसको मिटा देते हैं। पहले राजस्थान के साइड से शुरू करते हैं एक एक का, और इसमें से क्वेश्चन आप बहुत पूछे जाते हैं लगभग 2-3 सालों से। इसके पहले तो नहीं आता था, लेकिन अब जो है एग्जामिनर वैसे क्वेश्चन पूछा जिस पर लोग कम पढ़ते हैं, और मॉडर्न से पहले ज़्यादा आता था, तो मॉडर्न ज़्यादा लोग पढ़ते भी हैं। तो अब जो पेपर सेट जो करते हैं या जो क्वेश्चन बनाते हैं वैसे जगह से जहाँ लोग कम पढ़ें, ताकि लोगों से मेहनत कराई जा सके। पहला लिखिए आहाड़। आहाड़, आहाड़ कहाँ है? ये राजस्थान वाला है, और इसमें किसके? बनास नदी के तट पर। बनास नदी, बनास नदी हो गया आहाड़। अब आहाड़ में क्या क्या खासियत है? तांबे के उपकरण पाए गए, तांबे के उपकरण। चूंकि इसका ताम्र और पाषाणिक संस्कृत नाम ही है, तो तांबे के उपकरण पाए गए। तांबे के उपकरण, तांबे के उपकरण कहाँ से पाए गए? आहाड़ से पाए गए। और इसको प्राचीन काल में ताम्बवती भी कहते थे। प्राचीन काल में ताम्बवती, ताम्बवती कहते थे, क्योंकि तांबा यहाँ से सबसे ज़्यादा पाई जाती थी। और तांबा आता कहाँ से? खेतड़ी के खान से लाते थे, तब भी वहीं से निकाला जाता था। आज भी राजस्थान में तांबा वहीं से निकाला जाता है। तो तांबा यहाँ लिख देते हैं, तांबा, तांबा खेतड़ी के खान से लाते थे। सिंध सभ्यता में भी तांबा खेतड़ी के खान से लाई जाती थी। तो खेतड़ी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज भी जब आप पढ़ेंगे भूगोल में संसाधन तांबे के लिए, तो खेतड़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्या मिला? कपड़े के, कपड़े के, कपड़े के छपाई, कपड़े के छपाई के साक्ष्य, यानी कपड़े की छपाई यहाँ होती थी, इसके साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं, ठप्पा मिला हुआ है। और रंगाई छपाई उद्योग विकसित अवस्था में था। और रंगाई छपाई उद्योग, उद्योग विकसित, विकसित अवस्था में था। अवस्था में था, यानी रंगाई छपाई उद्योग अगर आ जाए तो आप बताइए विकसित अवस्था में था। कहाँ पर? आहाड़ में। घर पत्थरों के बने होते थे। अब चूंकि यहाँ राजस्थान में तब भी पत्थर ज़्यादा पाया था, आज भी पत्थर सबसे ज़्यादा पाया था। जो भी संगमरमर का जो भी बिल्डिंगें बनती हैं, ज़्यादातर राजस्थान के पत्थर होते हैं। तो घर पत्थरों के बने होते थे। अब थी ग्रामीण संस्कृति, तो घर इनका कच्ची होते, लेकिन आहाड़ में जो है घर पत्थरों के बनते थे। पत्थर तब भी ज़्यादा होता था, आज भी होता है। कहीं कहीं दुकान का ही नाम रख देते हैं राजस्थान मार्बल। ठीक, इसके अलावा गंदे पानी के निकलने के लिए नालियाँ होती थी। गंदे पानी के लिए नालियाँ होती थी। नालियाँ, जैसे आज नालियाँ बनाई जाती हैं, गांव में बनाई जाती हैं, शहर में भी नालियाँ होती थी, उसकी सफाई भी होती थी। ऐसे ये तब भी व्यवस्था थी। बताइए कितनी प्राचीन संस्कृति है, फिर भी ये व्यवस्था होती थी। ये इतना मिला है आहाड़ में। अब आइए दूसरा प्लेस क्या है? गिलुंद। गिलुंद में देख लेते हैं। गिलुंद, ये भी कहाँ है? राजस्थान। पहले आपको लिखवाया जा चुका है, इसलिए इसको राजस्थान ही जानिए। देखिए मैंने रेड से इसीलिए लिख दिया है। गिलुंद में क्या था? तांबे के साथ पत्थर के उपकरण, तांबे के साथ यहाँ पर
तांबे के साथ पत्थर के उपकरण। तांबे के साथ पत्थर के उपकरण कहाँ पर? गिलिंद में। और दूसरा क्या? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य। इससे क्या इंगित होता है कि पूजा पाठ वहां की जाती थी, यानी कि उनके जो अपनी विचारधारा थी वो थी कि इसके अलावा कोई परलोक है और जो हमारे पर हमको नियंत्रित करता है या हमको रास्ता दिखाता है। और जब ये लोग मरते थे तो इन जो लाश है उस लाश के साथ जो दैनिक उपयोग वाली चीज़ें हैं वो भी रख देते थे, यानी कि उनको जहाँ भी जाएंगी ये चीज़ें आवश्यकता पड़ेंगी। तो ये कह सकते हैं कि इनके पारलौकिक जीवन में विश्वास था, आस्था थी, जैसे आज तमाम धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, तब अगला लिखें। आहार हो गया, गिलिंद हो गया। क्योंकि बोर्ड छोटा है, आप लोगों का सहयोग बना रहे तो बोर्ड बड़ा लेंगे जल्दी से ही, तो उसमें लिखने पे दिक्कत नहीं होगी। और तब तक सहयोग बनाए रखिए आप लोग, अपनी तैयारी करते रहिए। और ये चूँकि आपके जीएस में प्री में ही है, मेंस में नहीं है, इसलिए बहुत इसमें लिखने से ये न घबराइए कि हाँ कैसे लिखेंगे, क्या होगा कि यहाँ पर टिक लगाना है। यदि आप ऑप्शनल लेंगे तो उसमें लिखना रहेगा, तो मैं ऑप्शनल आपको तैयार करवा दूंगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। अगला प्लेस क्या राजस्थान में मिला? बालाथल। बालाथल ये भी राजस्थान में मिला। इसकी क्या खासियत थी? तांबा पत्थर बराबर बराबर मिले हैं यहाँ पर। तांबा पत्थर बराबर बराबर मिले हैं, बराबर बराबर मिले हैं, मिले हैं। बालाथल की क्या खासियत है? तांबा पत्थर बराबर बराबर मिले। अब राजस्थान में 3 प्लेस हो गए, आहाड़ हो गया, गिलिंद हो गया, बालाथल हो गया। अब आपसे पूछे कि राजस्थान में वो ताम्र पाषाणिक स्थल बताइए, तो आप बता देंगे गिलिंद हो गया, आहाड़ हो गया और बालाथल हो गया। तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इसके बाद आइए मालवा संस्कृति। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मालवा, मालवा संस्कृति। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी। आपको पहले लिखाया जा चुका है। अब मालवा संस्कृति में आइए तो प्लेस क्या रहेगा? कायथा। सबसे पहले कायथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कायथा ये उज्जैन के पास है। बारामिहिर का जन्म स्थान, बारामिहिर वो जो है यहीं पर पैदा हुए थे। ये उज्जैन के पास, उज्जैन के पास, और बारामिहिर जी का जन्म स्थान। जो खगोल शास्त्री हुए हैं बारामिहिर, बारामिहिर जी का जन्म स्थान, जन्म स्थान। उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। और उज्जैन जो बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। अब यहाँ एक चीज़ और आपको बता देते हैं, भारत में कुंभ 4 जगह लगता है। सबसे पहले लगता है हरिद्वार में गंगा जी के नदी पर, फिर इलाहाबाद में लगता है गंगा और यमुना के संगम पर, फिर उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन कहाँ बसा है? क्षिप्रा नदी के तट पर। फिर इसके बाद लगता है गोदावरी नदी के तट पर, कहाँ? नासिक में। तो गंगा नदी के तट पर 2 जगह लगता है, हरिद्वार और इलाहाबाद में। और उज्जैन में है क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। क्षिप्रा जो है चंबल नदी की सहायक नदी, आपको नदियों में पढ़ाएंगे। और नासिक में लगता है गोदावरी नदी के तट पर। और ये जो उज्जैन है ये बारामिहिर जी का जन्म स्थान था। और कायथा कहाँ? उज्जैन में है। और यहाँ क्या क्या मिला है? मिला का ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति का ये स्थल है। ठीक, अगला क्या? मालवा।
ये जिस नाम से इस संस्कृत को कहा गया है। तो मालवा, मालवा के नाम से पठार भी है जहाँ से चंबल नदी निकलती है। तो यहाँ से सबसे अच्छा मृदभांड मिला है, सबसे उच्च कोटि का, उच्च कोटि का मृदभांड। मृदभांड मीन्स बर्तन। सबसे उच्च कोटि का मृदभांड कहाँ से मिला है अगर आ जाए तो मालवा से मिला। मालवा कहाँ? मध्य प्रदेश। इसको मालवा संस्कृत भी कहते हैं। चरखा व तकली के साक्ष्य मिले हैं। और भी इसमें क्या मिला है? चरखा व तकली के साक्ष्य। चरखा व तकली के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। कहाँ से? मालवा से मिले हैं। और मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश मालवा के नाम से मालवा का पठार भी है। और वृषभ की पूजा, वृषभ यानी बैल, वृषभ यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बैल, यानी समझने में आपको आसानी। वृषभ की पूजा, पूजा के साक्ष्य, साक्ष्य यानी सबूत यानी एविडेंस। कहाँ से? मालवा से मिला है। अब इसके बाद नवदा टोली। नवदा टोली, नवदा टोली से क्या मिला है? यहाँ से अनाजों का ढेर मिला है। अनाजों का ढेर, नवदा टोली से अनाजों का ढेर, अनाजों के कई किस्मों का ढेर, क्योंकि वैरायटी बहुत मिली है। कई किस्मों का ढेर, ढेर मीन्स इकट्ठा, सबसे ज़्यादा किस्मों का ढेर, क्वांटिटी में ज़्यादा। ठीक, अनाजों का यहाँ से ढेर मिला है। और ताम्रपाषाणकालीन सबसे बड़ी बस्ती ये थी। और ये सबसे बड़ी ताम्र पूरा लिख देते हैं, ताम्रपाषाणिक, पाषाणिक, ताम्र ताम्रपाषाणिक सबसे बड़ी बस्ती, सबसे विस्तृत बस्ती, ये ज़्यादा सही है, सबसे विस्तृत बस्ती। इससे बड़ी बस्ती ताम्रपाषाणिक और नहीं कोई मिली। कहाँ? नवदा टोली में। नवदा टोली में दो चीज़ें मिली, अनाजों के कई किस्मों के, अनाजों के कई किस्मों के ढेर, अनाज बहुत मात्रा में और उसमें भी वैरायटी सबसे ज़्यादा। और ये सबसे बड़ा विस्तृत स्थल है। इसके बाद आए दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। और सिंध सभ्यता के भी साक्ष्य यहीं से मिले हुए हैं। तो क्या मिला है? पर कांसे का रथ एक मिला है, कांसे का रथ। दूसरी चीज क्या मिली है यहाँ से? कांसे का रथ मिला है। और सिंध सभ्यता का ये दक्षिणी भाग था, यानी सिंध सभ्यता का ये हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम भाग, दक्षिणतम स्थल। अब सिंध सभ्यता जब आएगी तब आपको और डिटेल से पढ़ाएंगे। इसके अलावा बस दो चीज़ इसमें जाने रही है, बाकी सिंध सभ्यता में आएंगे तब बताएंगे। कांसे का रथ मिला है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। ये सिंध सभ्यता में भी आता है और ताम्रपाषाणिक सभ्यता में भी यही है। एक है नेवासा, ये भी महाराष्ट्र में है। अब नेवासा से क्या मिला है? नेवासा से मिला है कपास जूट के साक्ष्य, कपास जूट के साक्ष्य।
आज भी देखिए महाराष्ट्र में कपास जो है सबसे ज़्यादा पैदा होता है, यानी कपास की पैदावार महाराष्ट्र है, गुजरात में सबसे ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती। और काली मिट्टी क्यों पाई जाती? क्योंकि यहाँ बेसाल्ट की चट्टानें, बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो उस समय भी कपास होती थी, साथ में जूट भी होता था। जबकि आज के समय देखा जाए तो जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। अब इसको याद करने के लिए थोड़ा सा एक फार्मूला है, नेवासा। ने मतलब नानी का घर, नानी का के घर गए तो हमको कपड़ा मिला। नानी के यहाँ जाइए, कोई भी बच्चा जाता है, कोई भी बड़ा भी अगर चला जाए तो उसको कपड़ा जरूर नानी देती हैं। तो नानी ने कपड़ा दिया, कपड़ा कपास, ठीक, ये इससे तैयार हो जाएगा। और फिर उसको मिटा देते हैं, तब दूसरा लिखते हैं। एक ही बचा है लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ से नीचे का लिखा रहने देते हैं केवल ऊपर का, तब तक आप लोग लिख लीजिए। अब आता है इनाम गांव। इनाम गांव के बारे में आइए देखिए क्या क्या है। यहाँ तक मिटा देते हैं ताकि नीचे का दैमाबाद वो लिखा हुआ है, इनाम गांव। इनाम गांव ये महाराष्ट्र। यहाँ से क्या किया है, बड़ी बस्ती थी, इनाम में मिल गई तो बड़ी बस्ती तो बन जाएगी, बस्ती बड़ी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है वर्ग विभाजन के अस्पष्ट साक्ष्य, यानी श्रम विभाजन, श्रम विभाजन के साक्ष्य। श्रम विभाजन कौन क्या करेगा, किस स्थिति में रहेगा, यही श्रम विभाजन है। और तीसरा क्या है? तीसरा है किलेबंदी के साक्ष्य, किलेबंदी के साक्ष्य। अब इनाम गांव से बस्ती बड़ी है, श्रम विभाजन के साक्ष्य, किलेबंदी के साक्ष्य। और यही श्रम विभाजन धीरे धीरे जो है जातीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। किलेबंदी जो है सिंध सभ्यता में तमाम नगरों की किलेबंदी की जाती थी ताकि बाह्य शत्रुओं से उनकी रक्षा की जा सके, ठीक। तो ये इनाम गांव में। और ताम्र पाषाणिक जो व्यवस्था थी उसमें था कि जो टोटीदार लोटे को बनाते थे, गड़ारीदार बर्तन बनाते थे और उस पर चित्रकारी किया करते थे बर्तनों पर। ये इनके ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लक्षण थे। तो जितना एग्जाम से आना था लगभग मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एग्जाम से अलग से नहीं आएगा, जो कुछ आएगा इसी से आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।